उनके मनीषी और चतुर मंत्री बीरबल के बीच के अनेक प्रसिद्ध किस्से और कहानियां अजीम प्रस्तुत करती है। ये कहानियां अकबर की बुद्धिमत्ता और बीरबल के विवेक को प्रकट करती है, जिनमें सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर विचार किया जाता है। उनमें विभिन्न स्थितियों में दोनों के बीच विचारशील विवादों और समाधानों का वर्णन होता है। किस्से और कहानियां अकबर और बीरबल के बीच कई प्रसिद्ध हैं। यहाँ कुछ उनमें से चुनकर बताया जा सकता है। एक चोर मौसेरे भाई। इस कहानी में बीरबल ने अकबर को बताया कि अगर एक चोर दूसरे चोर को गिरफ्तार करे तो उसे बड़ा इनाम मिलता है। अकबर ने उसे चुनौती दी और बीरबल ने उसे सच बताया कि चोरी में सच्चाई नहीं हो सकती। 4 सूअर। इस कहानी में अकबर ने बीरबल से प्रश्न किया कि 4 सूअर एक साथ दौड़ते हैं, लेकिन बीरबल ने उन्हें यह सिखाया कि सूअरों की संख्या गिनना तो मुश्किल होता है, लेकिन उनकी वास्तविकता समझना मुश्किल नहीं है। 3 समर्थ राम। इस कहानी में बीरबल ने अकबर को समर्थ राम की कहानी से एक सीख दी, जिसमें एक व्यक्ति ने विश्वास की ताकत को जीत लिया। इस कहानी में एक व्यक्ति ने अपने जीवन को समर्थ राम से परिपूर्ण कर दिया। अकबर और बीरबल के बीच कई मज़ेदार और शिक्षाप्रद कहानियां हैं, जो उनकी बुद्धिमत्ता और विचारशीलता को दर्शाती है। ये कहानियां व्यापक रूप से समाज, नैतिकता और राजनीति के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती है। यहाँ कुछ प्रमुख कहानियां हैं। 1 तंगा। इस कहानी में अकबर ने बीरबल से पूछा कि व्यक्ति का सबसे अच्छा दोस्त कौन होता है। बीरबल ने उसे समझाया कि व्यक्ति का सबसे अच्छा दोस्त उसका सहायक होता है, जो उसकी मदद करता है। 2 माद्री का बच्चा। इस कहानी में अकबर ने बीरबल से प्रश्न किया कि क्या उसकी माँ ही उसकी सबसे अच्छी दोस्त है। बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि माँ का प्यार और स्नेह दुनिया में किसी भी दोस्ती से बढ़कर होता है। अकबर और बीरबल के बीच कई मज़ेदार और शिक्षाप्रद कहानियां हैं, जो उनकी बुद्धिमत्ता और विचारशीलता को दर्शाती है। ये कहानियां व्यापक रूप से समाज, नैतिकता और राजनीति के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती है। यहाँ कुछ प्रमुख कहानियां हैं। 1 तंगा। इस कहानी में अकबर ने बीरबल से पूछा कि व्यक्ति का सबसे अच्छा दोस्त कौन होता है। बीरबल ने उसे समझाया कि व्यक्ति का सबसे अच्छा दोस्त उसका सहायक होता है, जो उसकी मदद करता है। 2 माद्री का बच्चा। इस कहानी में अकबर ने बीरबल से प्रश्न किया कि क्या उसकी माँ ही उसकी सबसे अच्छी दोस्त है। बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि माँ का प्यार और स्नेह दुनिया में किसी भी दोस्ती से बढ़कर होता है। अकबर और बीरबल की कहानियां वास्तविक और काव्यात्मक दोनों होती है, जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सोचने के लिए प्रेरित करती है। यहाँ कुछ और प्रसिद्ध कहानियां हैं। 1 गणितीय प्रश्न। बार अकबर ने बीरबल से एक गणितीय समस्या पूछी, जिसमें उसे दीवारों से घिरे एक समस्या को हल करना था। बीरबल ने स्मार्ट तरीके से समस्या को सुलझाया और अकबर को हैरान कर दिया। 2 सुनहरे फल। एक कहानी में अकबर ने बीरबल से पूछा कि सबसे सुनहरे फल कौन सा है। बीरबल ने उसे समझाया कि एकमात्र उसकी माँ ही उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण फल है। 3 बुद्धिमत्ता का परीक्षण। एक कहानी में अकबर ने बीरबल को बुद्धिमत्ता का परीक्षण दिया और बीरबल ने उसे एक अजीब और अद्भुत सवाल से समझाया कि बुद्धिमत्ता का माप उसके प्रश्नों और समाधानों में नहीं, बल्कि उनके प्रभाव पर निर्भर करता है। इन कहानियों में अकबर और बीरबल के बीच के विवादों और उनके विशेष दृष्टिकोण पर प्रकट होने वाले समाधानों की प्रशंसा की गई है। ये कहानियां हमें सोचने के लिए प्रेरित करती है और बुद्धिमत्ता के प्रति आदर्श दृष्टिकोण प्रदान करती है। अकबर और बीरबल के बीच कई विवाद और उन्हें सुलझाने के विचारशील समाधान भी बहुत होते थे। इन विवादों और समाधानों से उनकी दोस्ती और समर्थन का प्रतीक मिलता है। 1 खजाने की खोज। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि वह एक खजाने की तलाश में निकलें। बीरबल ने एक समझदारी से अकबर को सिखाया कि खजाना उसके अंदर की शक्ति, नैतिकता और उसके समर्थन में है। 2 शहर। अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या वह 2 शहरों में से सबसे बड़ा है।
बीरबल ने उसे समझाया कि शहर की महत्वता उसके नागरिकों के संगठन और एकता में होती है, न कि उसके आकार में। 3 परीक्षण सेंट। एक अन्य कहानी में अकबर ने बीरबल को एक परीक्षा दी जिसमें उसे एक विशिष्ट स्थिति का हल ढूंढना था। बीरबल ने अपनी समझदारी से उसे समस्या का हल दिखाया, जिससे अकबर उसकी समझदारी की प्रशंसा करते हुए हैरान थे। ये विवादों और समाधानों की कहानियां हमें बताती है कि अकबर और बीरबल की बुद्धिमत्ता और विचारशीलता का संयमित उपयोग कैसे उन्हें समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद करता है। इन कहानियों से हमें यह सीखने को मिलता है कि सही दिशा और समझदारी से हर मुश्किल का समाधान संभव होता है। जरूर, मैं आपको कुछ मज़ेदार कहानियों के बारे में बता सकता हूँ। यहाँ पर कुछ प्रसिद्ध कहानी संग्रहण स्थल है। 1 पंचतंत्र। यह भारतीय कहानियों का प्रसिद्ध संग्रह है जिसमें विभिन्न प्रकार की मज़ेदार कहानियाँ होती है। ये शिक्षाप्रद और मनोरंजक होती है। 2 अकबर बीरबल कहानियाँ। ये मुगल सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच हुए हास्यपूर्ण और शिक्षाप्रद परिप्रेक्ष्य में आधारित होती है। 3 अली बाबा और 40 चोर। यह एक प्रसिद्ध अरबी कहानी है जिसमें अली बाबा और उसके 40 चोरों की कहानी सुनाई गई है। 4 जादुई घड़ा। यह एक हिंदी कहानी है जिसमें एक जादुई घड़े की कहानी होती है जो इंसान की इच्छाओं को पूरा करता है। इन संग्रहण स्थलों से आप विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों की कहानियों का आनंद ले सकते हैं और बच्चों को भी यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अकबर बीरबल कहानियाँ भारतीय साहित्य की प्रसिद्ध और मनोहारी कहानियों में से एक है। इन कहानियों में मुगल सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच हुए हास्यपूर्ण, शिक्षाप्रद और चतुराई भरे संवाद दिखाए जाते हैं। अकबर और बीरबल की कहानियों में बीरबल एक बुद्धिमान और उपायकर्ता व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत होते हैं, जो अकबर के समस्याओं और प्रश्नों का समाधान करते हैं। इन कहानियों में सामाजिक संदेश और जीवन के मूल्यों को सीखने का मौका भी मिलता है। कुछ प्रसिद्ध अकबर बीरबल कहानियां हैं। 1 अकबर का भूल भुलैया। इस कहानी में अकबर ने बीरबल से एक भूल भुलैया की निर्माण बाबत प्रश्न पूछा। बीरबल ने उसे एक आसान समाधान दिया जिसे अकबर ने प्रस्तुत किया। 2 बीरबल की सबसे बड़ी भूल। इस कहानी में बीरबल की बुद्धि की मान्यता के बाद वह एक चालाक शत्रु द्वारा धोखे में पड़ जाते हैं। 3 अकबर का अमर हार। इस कहानी में अकबर ने अपनी सबसे प्रिय हार की खोज के लिए बीरबल को भेजा। बीरबल ने एक बुद्धिमानी और समझदारी से उसे प्राप्त किया। ये कहानियाँ न केवल मनोरंजन के लिए होती है, बल्कि उनमें दी गई सीखें और उपदेश भी हमें जीवन में सहायक साबित होते हैं। अकबर बीरबल के किस्से भारतीय लोककथा की अमूल्य धरोहर मानी जाती है। कहानियाँ अकबर और बीरबल के बीच की चतुराई और समझदारी को दर्शाती है। ये कहानियाँ अकबर के शासनकाल में हुई घटनाओं पर आधारित है और वे भारतीय लोककथा के महत्वपूर्ण हिस्से मानी जाती है। इन कहानियों में अकबर एक प्रशासक और सम्राट के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं, जबकि बीरबल उनके विशेष मंत्री और सलाहकार के रूप में उपस्थित होते हैं। बीरबल की चालाकी और बुद्धिमत्ता ने उन्हें अकबर के समस्याओं का समाधान करने में मदद की है। यहाँ कुछ प्रसिद्ध अकबर बीरबल कहानियाँ हैं। 1 बीरबल की खोज। इस कहानी में अकबर ने बीरबल से उसकी सबसे अच्छी खोज के बारे में पूछा। बीरबल ने एक स्थिर और गहरे सोते हुए व्यक्ति को प्राप्त किया, जो उसकी सबसे अच्छी खोज साबित हुई। 2 बीरबल की खलिहान। इस कहानी में बीरबल ने एक विद्वान के साथ एक मानसिक युद्ध में भाग लिया, जिसमें उसने उसके बुद्धिमानी और चालाकी को प्रदर्शित किया। 3 बीरबल का दोषी। इस कहानी में बीरबल ने अपने ताजपोश शासकीय व्यक्ति को उसकी अधिकतम चालाकी और ताजपोशी का परीक्षण करने के लिए दिया। अकबर बीरबल की कहानियाँ न केवल मनोरंजनपूर्ण होती है, बल्कि उनमें व्यक्तित्व विकास, बुद्धिमत्ता और समस्या समाधान के लिए भी अद्वितीय शिक्षा होती है। इन कहानियों के माध्यम से हमें बुनियादी मूल्यों की समझ मिलती है और जीवन की मुश्किल स्थितियों में बुद्धिमत्ता से काम लेने की प्रेरणा मिलती है। बीरबल का दोषी।
एक प्रसिद्ध अकबर बीरबल कहानी है जो उनकी चतुराई और बुद्धिमत्ता को दर्शाती है। यह कहानी निम्नलिखित है। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें अपनी चालाकी और समझदारी की सबसे बड़ी खोज के बारे में बताना होगा। बीरबल ने उसे कहा, महाराज, मुझे कुछ समय की आवश्यकता होगी। बीरबल ने अकबर के प्रशासकीय भवन के बाहर एक भारी पत्थर को स्थापित कर दिया और उस पत्थर पर एक संकेत छोड़ दिया जिसमें लिखा था, जो भी इस पत्थर को हटा सके वह मेरी खोज की सबसे बड़ी चालाकी और समझदारी होगी। दूसरे दिन सुबह अकबर ने अपने मंत्रियों को बुलाया और उन्हें पत्थर को हटाने के लिए कहा। बहुत से मंत्री और सेवक पत्थर को हटाने के प्रयास किए, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। अकबर ने देखा कि उसके सभी मंत्रियों ने अपने हाथ में पत्थर उठाने के प्रयास किए हैं, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। तभी बीरबल आए और देखा कि पत्थर के पीछे एक और संकेत छोड़ा हुआ है, जिसमें लिखा था, अकबर तू बेवकूफ़ है, चालाकी और समझदारी के नाम पर तूने इसे हटाने की कोशिश की, जबकि इसे हटाने की सबसे आसान चाल यह होती थी कि तू इसे छोड़ देता। बीरबल की यह चाल अकबर को समझा दिखाई दी और वह उनकी बुद्धिमत्ता और चालाकी की प्रशंसा करते हुए उन्हें सम्मानित किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी-कभी समस्याओं का समाधान आसान होता है, बस सही सोच और समझदारी से उसे देखना पड़ता है। बीरबल का दोषी एक उत्कृष्ट उदाहरण है बुद्धिमत्ता के आधार पर समस्या के समाधान करने का। समस्याओं का समाधान ढूंढने में सरलता होती है। यही बीरबल के कहानी बीरबल का दोषी से हमें सिखाता है। अकबर ने अपने मंत्रियों से पत्थर को हटाने के लिए कहा, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। बीरबल ने उसे बस छोड़ने की चाल बताई, जो अकबर ने नहीं समझी थी। यह सीख देती है कि कभी-कभी हमें समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए अनुकूल और सरल प्रयास करने की आवश्यकता होती है, और बार-बार जिद्दी या जटिल तरीके से प्रयास करने की जरूरत नहीं होती। बीरबल ने इस चाल से दिखाया कि समस्या का समाधान अक्सर सरलता में ही छिपा होता है, बस सही समय पर समझ जाना होता है। अकबर का अमर हार एक प्रसिद्ध हिंदी कहावत है, जिसका अर्थ होता है कि अकबर की विजय सदैव याद की जाएगी। इसका मतलब है कि अकबर जैसे महान व्यक्तियों की उपलब्धियां और उनका योगदान समय के साथ हमेशा याद रहता है। अकबर का अमर हार यह कहावत इस बात को दर्शाती है कि मुगल सम्राट अकबर की विजय और उसके द्वारा किए गए कार्य सदैव लोगों की याद में रहते हैं। अकबर एक प्रसिद्ध और प्रेरणादायक सम्राट थे, जिनके शासनकाल में समृद्धि और सांस्कृतिक विकास की बड़ी उपलब्धियां हुईं। उनकी यादें और कार्य समाज में अब भी प्रभावशाली है। बीरबल और अकबर की कई लंबी कहानियां हैं, लेकिन उनमें से एक प्रसिद्ध कहानी अकबर की सुनी है। इस कहानी में अकबर ने बीरबल से पूछा कि वह सुनी क्यों जाती है। बीरबल ने उत्तर दिया कि वे अपने दोस्तों के बीच विचार विमर्श करने के लिए सुनी रखते हैं, ताकि उनके मनोबल को मजबूत किया जा सके। अकबर ने यह समझकर बीरबल की समझदारी की सराहना की। मुझे आपका विशेष कार्यादेश नहीं समझ आया। क्या आप इसे और विस्तार से समझा सकते हैं? आपका प्रश्न अधूरा रह गया है। आप इसे पूरा करने के लिए क्या जानकारी चाह रहे हैं? क्या आप बीरबल और अकबर की कोई विशेष कहानी के बारे में बात करना चाहते हैं? आपने वाकई कहानी को अधूरा छोड़ दिया है। कृपया अपना प्रश्न पूरा करें ताकि मैं आपकी सहायता कर सकूं। आप जो कहानी के बारे में बात करना चाहते हैं, उसके बारे में थोड़ा और बताएं। अकबर बीरबलविन कारण आज मैं इस दुर्गति को प्राप्त हुआ हूँ, इसमें इन सबों का सारा अपराध है। फिर उसने सबके सामने प्राइवेट सभा का होना और उसमें लोगों का उसे उभार कर भेजना आदि दो बातें एक एक कर कहना शुरू किया। गंग कवि को बातों से बादशाह को बड़ा कौतूहल हो रहा था। इस पर तो वे खिलखिला कर हंस पड़े जबकि गंग द्वारा उसे मालूम हुआ कि दरबारी लोग कलह की सभा में उसे बचाने का कष्ट करके अब मुंह से चूं तक नहीं बोलते। बादशाह ज्यों-ज्यों गंग कवि से उसकी कहानी सुनते गए त्यों-त्यों उनके क्रोध में कमी आती गई। अंत में वे प्रसन्न होकर गंग कवि के प्राणदंड की सजा रद्द कर दी और उसके कर्तव्यों को उपकार की दृष्टि से किया जाना समझकर उसे अच्छी पारितोषिक प्रदान किए।
बादशाह ने कहा, देखो कविवर, मेरी बातें गठिया कर रख लो। जो लोग मधुर भाषी होते हैं वे कभी भी अपने वादे के सच्चे नहीं निकलते। इसलिए किसी की मीठी मीठी बातें सुनकर उसके फेर में तब तक नहीं आना चाहिए जब तक कि उसका दिली भाव न समझ में आ जाए। बादशाह को अपने दरबारियों की धूर्तता से कुछ खेद सा उत्पन्न हो गया था, इसलिए उनकी तरफ इशारा करके बोले, आप लोगों ने इस विचारे वृद्ध को मरने के लिए तो भले ही उसका कर काम निकाल लिया, परंतु उसके छुड़ाने का किसी ने कुछ भी प्रयास नहीं किया। क्या तुम्हें यही करना यथोचित था? अकबर बीरबल विनो, रात्रि के समय मेरे जनाने महल में प्रवेश किया था। तुम्हारा कसूर प्राण दंड पाने का है। गंग लाचार था, उसने अपने मुख से कुछ भी उत्तर न दिया। बादशाह की आज्ञा पाते ही बधिक उसे कत्ल करने के लिए म्यान से तलवार निकाल कर सामने आए। गंग अपनी अंतिम घड़ियां गिनने लगा, फिर उसका ध्यान उन दरबारियों की तरफ गया जिनकी कृपा से वह इस दशा को प्राप्त हुआ था। वह बारी बारी सबके मुख की तरफ फिरकर देखा, इशारे से हरचंद लोगों को अपनी सहायता के लिए प्रोत्साहित किया, परंतु प्राण जाने के भय से सहायता करने की कौन कहे, कोई सिर उठाकर उसकी तरफ देखा तक नहीं। बादशाह गंग की सारी हरकतों का मनोमन निरीक्षण कर रहे थे। आखिरकार उनसे न रहो गया और गंग से बोले, गंग, तू आज यह कौन सा ढोंग निकाला है? दरबार है या तमाशे का घर? गंग से रहा न गया। कल की सभा के परामर्शदाताओं की काली करतूत उसे सूल की तरह बेध रही थी। अभी कलह तो वे उसे विमानारूढ़ कर सदैव स्वर्ग पहुँचाने पर तुले हुए थे और आज किसी के मुख में छेद ही नहीं दिखाई पड़ता। ऐसा प्रतीत होता है कि अगली बातों से इन्हें कुछ भी परिचय नहीं है। जब मुझे काल के गाल में जाना ही है तो इन्हें भी विश्वासघात का मजा चखाकर जाना चाहिए ताकि सबको आगे के लिए मेरा सबक याद रहे। कवि गंग दरबारियों की तरफ हाथ का इशारा करके बोला, पृथ्वीनाथ, इन्हीं दरबारियों की काली करतूतों के बादशाह बाहर निकलने के दूसरे ही दिन सारे नगर में अपने प्रकट होने का लिहोरा पिटवा दिया, जिससे प्रजावर्ग में आनंद की वर्षा होने लगी और अत्याचार यानी बगावत करने की इच्छा करने वालों को भय उत्पन्न हो गया। दरबार के समय नगर के हर एक विभाग से दरबारी गण और प्रजावर्ग के लोग आकर दरबार को भरने लगे। बादशाह क्रोधोन्मुख सिंहासन पर आ बिराजे। इतने दिनों के पश्चात आज बादशाह को लोगों ने सिंहासन पर आरूढ़ देखा। लोग बादशाह को सलाम कर करीने से अपनी दो जगहों पर जा बैठे। बादशाह से रुख मिलाने की किसी में साहस न थी, सबका सिर नीचे को झुका हुआ था। इसी बीच सिपाही लोग गंग कवि को रात्रि वाली पोशाक में बांधकर दरबार में ले आए। गंग को प्रोत्साहन देकर भेजने वाले दीवान प्रभृत सभी दरबारियों ने गंग के निराले ढंग को देखा। वे मन ही मन ईश्वर से उसकी खैर मनाते हुए सुअवसर की प्रतीक्षा करने लगे। वे तन मन से उसकी जीवन रक्षा करने के लिए तत्पर थे। बादशाह गंग को न पहचान कर बोले, मैं क्या देख रहा हूँ? क्या यह कोई प्रेत व पिशाच तथा भूत तो नहीं है? तत्गंग कवि को सुअवसर मिला और वह बंधा बंधा झुककर बादशाह को सलाम किया। सलाम करते समय उसकी लंबी टोपी जमीन पर गिर पड़ी, जिससे उसका चेहरा साफ साफ दिखाई पड़ने लगा। बादशाह गंग को देखकर पहचान गए और बोले, गंग, तुमने किस अधिकार से अकबर बीरबल विनो निश्चित किया? और उसके कहने का भावार्थ भी उनकी समझ में आ गया, लेकिन यहाँ कौन आकर बोल गया यह उनके मन में स्थिर न हो सका। वह भलो भांति से जानते थे कि इस स्थान पर आने में पशु पक्षी तक भयभीत होते हैं, भला कोई मनुष्य कैसे आ सकता है? उधर विचारा गंग प्राण लेकर भागा तो सही, परंतु फिर भी चौकीदारों की हद से बाहर नहीं जा सका। आखिरश पकड़ा ही गया। चौकीदारों ने देखा कि यह तो कविवर गंग है, इनका यहाँ आना मतलब से खाली न होगा। अगर कोई चोर घुसा होता तो हम उसे मार डालते, परंतु इनको मारना उल्टे हम लोगों का प्राण घातक होगा। वे उसे सजीव छोड़ दिए। विचारा गंग कैद कर लिया गया। बादशाह क्रोध से तमतमाया हुआ महल से बाहर निकला। बेगमों ने हरचंद उन्हें रोकने की कोशिश की, परंतु किसी की एक न सुनी। कवि गंग की घोड़े और गधे वाली उपमा उनके मन में उबल रही थी। बेगमों को अपने दरबारियों की इस हरकत पर बड़ी नाराजगी हुई और वे उन्हें लाखों प्रकार की बद्दुआएं देने लगीं।
अंत में यह जानकर उन्हें कुछ तसल्ली हुई कि जिसने हम लोगों के रंग में भंग डालकर बादशाह को बाहर निकाला है, उसका प्राणदंड की सजा मिलेगी और आज से सब पर विदित हो जाएगा कि ऐसा कर्म करने वाले की कैसी दुर्गति होती है। दरबारियों का जब बादशाह का बेगमों के फंदे से छूटना और कवि गंग पर आई विपत्ति का समाचार मिल तो हर्ष और शोक दोनों को एक साथ ही प्राप्त हुए। दीख पड़ता है। तदर्थ उसने गुप्त द्वार का ही आश्रय लिया। रात्रि का चतुर्थ पहर था, लुकते छिपते वह एक ऐसी जगह जा पहुंचा जहां से हल्का प्रकाश बाहर को आ रहा था। बादशाह पाखाने से निवृत्त होकर दातून कर रहा था। उसके चारों तरफ बारांगनाओं की चौकी थी। बादशाह का आनंद उपभोग देखकर गंग चकरा गया और मन ही मन सोचा, मला ऐसा कौन त्यागी होगा जो ऐसा इंद्रभवन का उपभोग त्याग कर दुनिया के बखेरों में फंसकर जीवन व्यतीत करेगा। किसी के आनंद में बाधा पहुंचाने से बड़ा प्रायश्चित लगता है, परंतु क्या करूं, मैं तो कर्तव्य की बेड़ी पहन चुका हूं, मुझे तो उसका निर्वाह करना ही पड़ेगा। फलदाता ईश्वर है, उसे जो पसंद होगा करेगा। ऐसा संकल्प विकल्प कर अपने मन को भलीभांति पक्का कर लिया। फिर खिड़की के समीप पहुंचकर एक गहरी ललकार देकर बोला, ऐ बादशाह, तू अभी तक अपने को मनुष्य समझकर अचेत पड़ा है, परंतु बाहर के लोग तुझे घोड़े और गधे की उपाधि वितरण कर रहे हैं। क्या तुझे इसका भी कभी ध्यान आता है? मौका है, अब भी संभल जा। इतना कहना था कि वह बड़ी तेजी से निकल भागा। उसके भागने की गति इतनी तेज थी कि चाहे कोई कितना ही दौड़ाक क्यों न होता, परंतु उसका हाथ नहीं मार सकता था। बादशाह भीतर से पुकार कर बोले, अरे कोई है, इस नालायक को अभी जान से मार डालो। बादशाह को गंग ऐसा प्रख्यात कवि का शब्द ज्ञात था। उसकी आवाज से उसने गंग का होना काव का शब्द अकबर बीरबल विनोद निश्चित किया और उसके कहने का भावार्थ भी उनकी समझ में आ गया, लेकिन यहाँ कौन आकर बोल गया यह उनके मन में स्थिर न हो सका। वह भलो भांति से जानते थे कि इस स्थान पर आने में पशु पक्षी तक भयभीत होते हैं, भला कोई मनुष्य कैसे आ सकता है। उधर विचारा गंग प्राण लेकर भागा तो सही, परंतु फिर भी चौकीदारों की हद से बाहर नहीं जा सका। आखिरश पकड़ा ही गया। चौकीदारों ने देखा कि यह तो कविवर गंग है, इनका यहाँ आना मतलब से खाली न होगा। अगर कोई चोर घुसा होता तो हम उसे मार डालते, परंतु इनको मारना उल्टे हम लोगों का प्राण घातक होगा। वे उसे सजीव छोड़ दिए। विचारा गंग कैद कर लिया गया। बादशाह क्रोध से तमतमाया हुआ महल से बाहर निकला। बेगमों ने हरचंद उन्हें रोकने की कोशिश की, परंतु किसी की एक न सुनी। कवि गंग की घोड़े और गधे बाली उपमा उनके मन में उबल रही थी। बेगमों को अपने दरबारियों की इस हरकत पर बड़ी नाराजगी हुई और वे उन्हें लाखों प्रकार की बद्दुआएं देने लगीं। अंत में यह जानकर उन्हें कुछ तसल्लो हुई कि जिसने हम लोगों के रंग में भंग डालकर बादशाह को बाहर निकाला है, उसका प्राणदंड की सजा मिलेगी और आज से सब पर विदित हो जाएगा कि ऐसा कर्म करने वाले की कैसी दुर्गति होती है। दरबारियों का जब बादशाह का बेगमों के फंदे से छूटना और कवि गंग पर आई विपत्ति का समाचार मिला तो हर्ष और शोक दोनों को एक साथ ही प्राप्त हुए। अकबर बीरबल विनोद बादशाह बाहर निकलने के दूसरे ही दिन सारे नगर में अपने प्रकट होने का लिहोरा पिटवा दिया, जिससे प्रजावर्ग में आनंद की वर्षा होने लगी और अत्याचार यानी बगावत करने की इच्छा करने वालों को भय उत्पन्न हो गया। दरबार के समय नगर के हर एक विभाग से दरबारी गण और प्रजावर्ग के लोग आकर दरबार को भरने लगे। बादशाह क्रोधोन्मुख सिंहासन पर आचिराजे। इतने दिनों के पश्चात आज बादशाह को लोगों ने सिंहासन पर आरूढ़ 161 अकबर बीरबल विनोद दीख पड़ता है। तदर्थ उसने गुप्त द्वार का ही आश्रय लिया। रात्रि का चतुर्थ पहर था, लुकते छिपते वह एक ऐसी जगह जा पहुंचा जहां से हल्का प्रकाश बाहर को आ रहा था। बादशाह पाखाने से निवृत्त होकर दातून कर रहा था। उसके चारों तरफ बारांगनाओं की चौकी थी। बादशाह का आनंद उपभोग देखकर गंग चकरा गया और मन ही मन सोचा, मला ऐसा कौन त्यागी होगा जो ऐसा इंद्रभवन का उपभोग त्याग कर दुनिया के बखेरों में फंसकर जीवन व्यतीत करेगा। किसी के आनंद में बाधा पहुंचाने से बड़ा प्रायश्चित लगता है, परंतु क्या करूं, मैं तो कर्तव्य की बेड़ी पहन चुका हूं, मुझे तो उसका निर्वाह करना ही पड़ेगा। फलदाता ईश्वर है, उसे जो पसंद होगा करेगा।
ऐसा संकल्प विकल्प कर अपने मन को भलीभांति पक्का कर लिया। फिर खिड़की के समीप पहुंचकर एक गहरी ललकार देकर बोला, ऐ बादशाह, तू अभी तक अपने को मनुष्य समायकर अचेत पड़ा है, परंतु बाहर के लोग तुझे घोड़े और गधे की उपाधि वितरण कर रहे हैं। क्या तुझे इसका भोग कभी ध्यान आता है? मौका है, अब भी संभल जा। इतना कहना था कि वह बड़ी तेजी से निकल भागा। उसके भागने की गति इतनी तेज थी कि चाहे कोई कितना ही दौड़ाक क्यों न होता परंतु उसका हाथ नहीं मार सकता था। बादशाह भीतर से पुकार कर बोले, अरे कोई है, इस नालायक को अभी जान से मार डालो। बादशाह को गंग ऐसा प्रख्यात कवि का शब्द ज्ञात था। उसकी आवाज से उसने गंग का होना उघर गंग की और ही हालत थी। उसने विचार किया कि अकबर बीरबल विनो, जो काम मुझे ही करना जरूरी है उसमें व्यर्थ आगा पीछा करना उचित नहीं। मैं इस कार्य को आज ही संपादन करूंगा। यह राजदरबार है, गुप्तचर बराबर लगे रहते हैं। कहीं यह सुराख बेगमों को लग गई तो फिर काम होना असंभव हो जाएगा। वे बादशाह को ऐसी गुप्त कोठरी में छिपा देंगी कि वहां तक मेरा पहुंचना ही कठिन हो जाएगा। फिर एक कवि की ऐसी युक्ति भी है, कोल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगो, बहुरी करोगे कब। गंग का ऐसा विचार करना झूठा नहीं था। वह बेगमों के नस नस से वाकिफ था, दूसरन स्त्रियों के भेदभावों का पूर्ण ज्ञाता भी था। प्रातःकाल ही अपने कार्य साधन का निश्चित कर जब अर्धरात्रि का अमला आया तो अपनी पोशाक बदल कर भयावनी सूरत बना ली। दिन में ही एक काला बुर्का और एक हाथ भर की ऊंची काली टोपी सिलवा कर दुरुस्त करवा लिए था। जब मध्य रात्रि आई तो बुर्का और टोपी को धारण कर हाथ में एक मोटा सा लड्डू बांध घर से बाहर निकला। एक हाथ में माला भी लटक रही थी। उसने अपनी सूरत राक्षस की बनाई थी। रास्ते में लोगों से साक्षात्कार न हो जाए इस भय से हत्ता बरता निर्धारित स्थान की तरफ अग्रसर हुआ। जनाने बाग के द्वार पर पहुंचकर आगा पीछा सोचने लगा। उसके मन में यह समाई कि अगर सदर फाटक से चलता हूं तो निश्चय है कि पहरे वालों से सुरभेंट हो जाएगी, अतएव गुप्तद्वार से चलने में ही कल्या। अकबर बीरबल विनोद दीख पड़ता है। तदर्थ उसने गुप्त द्वार का ही आश्रय लिया। रात्रि का चतुर्थ पहर था। लुकते छिपते वह एक ऐसी जगह जा पहुंचा जहां से हल्का प्रकाश बाहर को आ रहा था। बादशाह पाखाने से निवृत्त होकर दातून कर रहा था। उसके चारों तरफ बारांगनाओं की चौकी थी। बादशाह का आनंद उपभोग देखकर गंग चकरा गया और मन ही मन सोचा, भला ऐसा कौन त्यागी होगा जो ऐसा इंद्रभवन का उपभोग त्याग कर दुनिया के बवेलों में फंसकर। अकबर बीरबल विन, मैं उनका संदेश आपसे कहकर अपने पापदाश से बरो हो गया हूँ। तब बादशाह बोले, बीरबल, मैंने तेरी बातें और अपने पितरों का संदेशा तो सुन लिया, परंतु आखिर इसका उपाय क्या है? भला यहाँ पर ऐसा कौन नाई है जिसे भेजें? बीरबल बोला, हाँ, इस विषय पर मैंने पहले विचार किया था और अब भी आंखें फैलाकर देखता हूँ तो मुझे अपने काने नाव के सामने दूसरा कोई भी नहीं जंचता। वह घास के धुएं के साथ स्वर्ग में बड़ी आसानी से पहुंच जाएगा। बादशाह को बीरबल की युक्ति जंच गई और वे काने नाऊ को बिलवाकर सब समाचार कह सुनाए। काने नाई को बीरबल का सजीव लौटना सुनकर बड़ा दुख हुआ। उसे स्वर्ग जाने के लिए उसे बाध्य होना पड़ा। बेचारे को अपनी मृत्यु प्रत्यक्ष नाचती हुई दिखलाई पड़ी। जान बचाने का कोई दूसरा मार्ग न देखकर उसने बादशाह से 1 मास की मुहलत ली। इस मुहलत से उसका प्रयोजन छिपकर भाग जाना था। बादशाह इतनी लंबी छुट्टी स्वीकार नहीं किए और बोले, स्वर्ग में और कराने के लिए हमारे पितर बड़े आकुल हो रहे हैं, इसलिए तू अपने घर का पूरा प्रबंध करके 1 हफ्ते के भीतर जाने के लिए तैयार होकर लौट आओ। यदि तुझे स्वर्ग से पलटने में देर होगी तो मैं तेरे कुटुंब के खाने पहनने का प्रबंध सरकारी कोष से करवा दूंगा। नाई ने अपने मन में विचार किया, अच्छा 8 ही दिन कहा का थोड़ा है, इतने दिनों में तो मैं कहा का कहा पहुंच जाऊंगा। बीरबल की युक्ति मुझे फांसकचरकचर बीरबल विनोद 210 कह सके। दरबार में पहुंचकर बीरबल बादशाह के सामने खड़ा हो गया। जब बादशाह उसे न पहचान सके तो वह स्वयं बोला, पृथ्वीनाथ, मेरा नाम बीरबल है, मैं आपकी आज्ञानुसार आपके पितरों से मिलकर वापस आया हूँ। बादशाह उसको भली भांति देखकर बोले, बाजी बीरबल, क्या तुम लौटकर आ गए?
जरा मेरे पितरों का समाचार वर्णन करो, वे प्रसन्न तो है ना? बीरबल ने कहा, भला उनका क्या कहना है, आपके पुण्य प्रभाव से वे बड़े आनंद से है। जब मैंने उनको आपका कुशल समाचार सुनाया तो वे बड़े हर्षित हुए और मुझे आपका दीवान जानकर तो मुझसे हो जाऊंगा तो आपको खुश कर दूंगा। बीरबल ने कहा, अच्छी बात है, पहले मैं इस स्त्री को समझाकर रजामंद करूंगा, अगर नहीं मानेगी तो देखा जाएगा। आपको मुनासिब है कि जब तक मैं इसे समझा बुझाकर राजी न कर लूं दूर खड़े रहे। कामी कुत्ते को जैसे आगा पीछा नहीं सुएता और वह कुतियों के पीछे मारा मारा फिरता और निरादर सहता है, वही हालत अमीर खां की भी थी। वह बीरबल की बात मानकर अलग जा खड़ा हुआ। तब बीरबल ने उस स्त्री से पूछा, ऐ स्त्री, तू अपना सच्चा सच्चा हाल मुझसे बयान कर। मेरा नाम बीरबल है, तेरी सच्ची वाकया सुनकर मैं तेरा छुटकारा करा दूंगा। मैं इस समय गुप्त रूप से नगर का हाल जानने के लिए गश्त लगा रहा हूँ। बीरबल का नाम बच्चे बच्चे के कानों में गूंज रहा था। उसकी न्याय प्रणाली से आला से अदना सभी को उस पर विश्वास था। कन्या बीरबल का नाम सुनते ही निर्भीक हो गई और बोली, मैं एक बार बतला सकती हो कि उस रोज तुम किसकी सम्मति से मुझे अपने पीहर ले गई थी? बेगम ने उत्तर दिया, स्वामी, वह आपके चतुर दीवान बीरबल की सम्मति थी। उन्हीं की कृपा से मुझे आप फिर से प्राप्त हुए हैं। बादशाह तेरी धूर्तता का भली भांति बदला धन्यवाद दिवे। दीवान और काना दोनों के दरमियान एक दिन बीरबल गुप्त रूप से नगर पर्यटन के लिए निकला था। लाचार होकर बेचारा एक ऐसे स्थान पर जा पहुंचा जहां की एक अमीर अपना सारा समाचार बलात्कार बीरबल को पांचों चित्रों को दिखलाया। यह युवती कुमारी को सुनकर बीरबल तार गया कि और यवन को देखकर बेचारे को मोहित हो गया था। उसको स्वरूप बदलने की विद्या उसे फांसने की चेष्टा में लगा हुआ था, परंतु वह उसे अपने पास नहीं फटकने देता। यदि तुम मेरे कहे अनुसार अचानक तो किसी प्रकार उधार आ पड़ी थी, इसलिए वह अपने कलुषित हृदय की अग्नि शांत करने की फिराक में पड़ा हुआ था। अच्छा शीशा खरीद कुमारिका के 2-3 दिनों के पश्चात उसे लेकर भी वहां के पास जाना। बीरबल की पोशाक मुसलमानी से मेरे 2 कर्मचारी तुम्हारे मुसलमान समय कर बीरबल से जाकर कहना कि इस बार मैं आपका भी मुसलमान ही जान पड़ते हैं। यदि आपने कुछ भी मजहब का जोश हो तो इस समय मेरी सहायता 105 तो वही शोषा हमारे सामने खदेना। यह एक शीशा में के बहकावे में आकर बदल न सकेगा और इस भांति आसानी से तुम्हारे काबू में आ बतलाती है। कारण की दर्पण में उसका तात्कालिक स्वरूप और नशे का झोंका टूटा। दिनों का अंतर देकर चित्रकार बाजार से एक हलब्बा शीशा खरीद लाया। फिर गुप्तचरों के साथ रईस के घर गया। बेगम सामने पंखा जल रही थी। बादशाह ने उससे पूछा, इस बार मैं बहुत खुशी यारी से आपका समय सोया लाया अथवा जाग रहा हूँ। आशा है बेगम ने इस कठिन परिश्रम से आप खुश होंगे। पहले ऐसी चौखाई की बातें दर्पण रईस के सवेरा होने पर आपकी निंद्रा बंद हो गई है। वाह क्या खूब, पूछिए हाथ मुझे आईना क्यों दिखला रहा है? बादशाह बोले, एक पहले बतलाओ कि यह किसका महल है और हम बारंबार दोष निकालते देखकर बेगम ने अपना दोनों हाथ जोड़कर लिया था, प्रभु उसी समय से लोगों की ससुराल यानी मेरे पिता का जनश्रुति चल पड़ी। मैं भी खुदा को आज्ञा पालन करने के लिए यहाँ पर शीशे में छाया। बादशाह ने फिर पूछा, दिल्ली शहर में एक सनातनी धनवान बेगम ने उत्तर दिया, उसके कुकृत्यों से अक्सर मुझे आज्ञा दी थी कि जो तुम्हारी सबसे प्यारी वह धनारे उसे अपने साथ लेती जाओ। वह हमेशा की साक्षी से मनमानी किया कि महल भर में ही नहीं परंतु ऊपर से बाजार में आपसे भला मानस बना प्यारा नहीं है। एक दिन उसे मैं नई शरारत साथ लेकर यहाँ चली आई को बिलवा बेगम के ऐसे अनुराग बनाने की आज्ञा दयाद्र हो गए। उससे पहले ही अपराधों की तय करा ली कि अगर अपने बनाने से मिल भर सबकी राजी कर तो पुरस्कार की अनुमति से उसी दिन दोनों की आपस में लिखा परी को लौटाए। वह घर दिनों के बाद जब फिर बेगम और बादशाह ने लगा चित्र बनकर तैयार हो गया तो उसे लेकर धनवान के पास पहुंचा। बादशाह के आने का समाचार नौकरों ने दिया तो वह अपनी सूरत बदलकर उसके सामने आया। उसे देख बेचारा तेरा दंग हो गया। उसके मुख से बीरबल को महल में दिलवाकर अपना सारा हाल दूसरा चित्र फिर से बना लाने की प्रतिज्ञा कर परामर्श देकर तुरंत महल से बाहर आया और दूसरा दरबार बनाकर ले गया तो फिर से मौन होकर करने लगा मानो उसे इसकी कुछ खबर ही नहीं। दो बतलाइए। जब थोड़ा दिन ढलने को बाकी रहा तो बेगम ने कुछ सामानों के बालक के ऐसे विनम्र वचनों से चित्रकार की जीवन आशा पुनः जब वे आए तो बेगम ने बहुत समाचार कहकर सुनाया।
परंतु फिर भी बादशाह का मन पलटा नहीं। थोड़ी सी बात के लिए इतना अधीर क्यों हो रहे हैं? समय नहीं है, धैर्य धारण हो रहा है। अतएव अपनी प्यारी सामग्रियों को लेकर फौरन मकान खाली कर लाने का अवसर न मिलेगा। केवल थोड़ा और परिश्रम कर त्याग से उसका साक्षात्कार तो मेरी एक अंतिम प्रार्थना चित्रकार लड़के को साथ लेकर मैं चाहती हूँ कि इस जुदाई के समय मेरे हाथ को फांसने के लिए रास्ते में ही एक तरकीब सोच चुका था। अब जब मेरा सौभाग्य कहीं फिर से उदय होगा तब न मुझे आपका दर्शन मिलेगा। चित्रकार को देखकर की मोहनी ने क्या है, क्या बादशाह बेगम के जाल में फंस गया? बीरबल ने बेगम एक प्याले में तैयार करके शराब भर लाई और चित्रकार आगे बढ़कर रईस को अपना दर्पण दिखलाया। थोड़ी देर में दर्पण में रईस शराब की नशे में खोने लगा। दिख पड़ा बेगम पहले ही से आनाकानी करने की सावधान कर तरकीब नहीं सुई। वे बादशाह को ले जाकर कॉल के अनुसार 15,000 रुपए फिर बेगम भी एक चित्रकार बीरबल सवार होकर बादशाह बड़ा संतुष्ट पीहर चली गई। वह रुपया लेकर बादशाह को एक पलंग पर सुलाकर रईस का चरण की पहरेदारों करने लगी। भगवान दूसरे दिन जब बादशाह नहीं छोड़ूंगा क्योंकि बीरबल के कई मजेदार में देवता जान पड़ते हैं। ये कहानियां बीरबल की बुद्धिमत्ता से विवश होकर देवता ने प्रत्यक्ष होकर दर्शन दिया। मशहूर कहानी में बुद्धि बढ़ने का अकबर ने बीरबल से पूछा कि सबसे बीरबल को सबसे बड़ा दुनिया में ध्यान हो गए। बीरबल ने उत्तर दिया कि सबसे बड़ा ये व्यापारी और सबसे छोटा ये चित्र को लेकर अपने चेहरे से विचार किया और बीरबल की बुद्धिमत्ता एक स्थान पर अब रह गया था। साहूकार ने चित्रकार को उसे दिखलाया। वह विवश होकर दूसरा चित्र बना लाने का वचन देकर खाली हाथ लौट गया और फिर से चित्र बनाना प्रारंभ किया। इस बार पहले से भी अधिक तत्परता से चित्र तैयार किया। उसका विश्वास था कि इस मर्तबा साहूकार को चित्र पसंद आ जाएगा। दूसरे दिन फिर चित्र को लेकर साहूकार के पास पहुंचा और पुरस्कार का दावो हुआ। भले मानस ने चित्र का फिर से मिलान किया, फिर भी उसके गोड़ में ऐब रह गया था। इसी प्रकार सेठ और कई बार चित्रकार को मूर्ख बनाकर लौटा चुका था। मनुष्य अपनी कामयाबी के लिए बार दो परिश्रम करता है, जब करते दो थक जाता है तो उसकी हिम्मत छूट जाती है और फिर उसके किए वह काम नहीं होता। इसी प्रकार वह चित्रकार भी अपनी नाकामयाबी से हताश हो गया और अपनी अपकीर्ति जन समुदाय में बढ़ने के भय से गंगा में डूब मरने का संकल्प किया। जिस समय गंगा तट पर पहुंचकर वह आत्मविसर्जन का उपाय सोच रहा था, उसी समय हरेच्छा से बीरबल नामी एक ब्राह्मण का दीन लड़का भी वहां उपस्थित था। लड़का चित्रकार के मनोगत भावों को ताड़ गया और उसे ल्हास देने के विचार से पूछा, महाशय जी, आप इतना चिंताग्रस्त क्यों दिखाई पड़ते हैं? जान पड़ता है चिंता रूपी सापिन ने आपको डस लिया है। कृपा कर मुझसे अपने दुख का कारण 100 अकबर बीरबल विनो वातें भली भांति स्मरण कर। अकबर बीरबल रहता था। एक दिन बादशाह गुस्से में था। बीरबल उसके मनोगत भावों को ताड़ न सका और बातों दो में उसको हंसी उड़ाने लगा। बादशाह को उसकी हंसी से मार्मिक वेदना हो रही थी। वह बोला, बीरबल तुम्हारा मिजाज बहुत बढ़ गया है, इसलिए बराबर बेअदबी किया करते हो। अब तुम्हें ऐसा मौका नहीं दिया जाएगा। भविष्य में यदि फिर कोई ऐसा कामक रोगे तो स्मरण रहे कठिन दंड के भागी होगे। बीरबल ने अपनी बात रखने के लिए फिर कोई हंसी की बात निकाली, परंतु बादशाह ने उसे बीच में ही बुद्ध होकर दबा दिया। अब बीरबल को बादशाह का क्रुद्ध होना प्रकट हो गया और वह चुप्पी साध गया। बादशाह बीरबल की बेअदबी से चिढ़ गया था, जिस कारण आंखें लाल दो कर बोला, अब तुम फिर मेरे दरबार में कभी न आना, अभी दरबार से बाहर निकल जाओ। बीरबल उत्तर देना उचित न समझकर चुपके से वहां से सटक सीताराम हो गया। यह सोचकर मन में लालच किया कि यह तो बादशाहों की गति ही है, जब काल आएगा तो झक मारेंगे और बुलावेंगे। ऐसी दो बहुतेरी कल्पनाएं करता हुआ घर पहुंचा और अपने घर वालों को सावधान कर महीनों गुम रहा। न उसकी बुलाहट हुई न फिर गया ही। इधर बादशाह ने एक दूसरा नया दीवान नियुक्त कर लिया। जब बीरबल को बादशाह का रुख बदलते न दिखलाई पड़ा तो वह चुपचाप वायु परिवर्तन करने के लिए नगर से बाहर किसी दूसरे शहर को चला गया। उसका जाना किसी को 106 अकबर बीरबल विनोद। तब बीरबल के गुप्तचर बोले, आपको बादशाह के पास चलना पड़ेगा। आपने इससे 6 बार चित्र बनवाया और रुपया एक भी नहीं दिया, अब तुम्हारी ठगी नहीं चलने की। रईस आंख दिखलाता हुआ उत्तर दिया, वाह, अच्छे आए।
तुम मुझे दरबार में ले जाने वाले कौन होते हो? तब गुप्तचरों ने अपना असली लिबास खोलकर दिखलाया। रईस का होश ठिकाने आ गया और विवश होकर चित्रकार को रुपए देने पर उतारू हुआ। मामला बढ़ चुका था, इसलिए सिपाहियों ने उसे ऐसा न करने दिया और पकड़कर बीरबल के पास ले गए। बीरबल तो उसके ठगी का हाल पहले ही सुन चुका था। जब वह आया तो उससे बहुतेरा प्रश्न उसी संबंध का किया, परंतु वह उन प्रश्नों का एक भी उचित उत्तर न सका। बीरबल ने उसे 10 मिनट में सोचकर उत्तर देने की आज्ञा दी, फिर भी कुछ न बोला। बोलता कहा से कहीं बालू पर भीत उठाई जा सकती है। बीरबल ने सिपाहियों को कोड़े लगाने की आज्ञा दी। वे पास ही में उपस्थित थे। हुक्म पाते ही कोड़ा लेकर आगे आए। कोड़ा देखते ही रईस का होश ठिकाने आ गया और उसने तुरंत अपना दोष स्वीकार कर लिया। बीरबल उसे कठिन दंड देकर जेल भेज दिया। नया दीवा। यह तो किसी से छिपा नहीं है कि बीरबल अकबर का मुहलगा दीवान था। वह उसको हर प्रकार से मात की अकबर बीरबलवी तो वही शीशा उसके सामने रख देना। शीशा में वह अपना स्वरूप बदल न सकेगा और इस भांति आसानी से तुम्हारे काबू में आ जाएगा, कारण कि दर्पण में उसका तात्कालिक स्वरूप भाषित होगा। कई दिनों का अंतर देकर चित्रकार बाजार से एक हलब्बा शीशा खरीद लाया। फिर गुप्तचरों के साथ रईस के घर गया और उससे मिलकर बोला, महाशय जी, इस बार मैं बहुत होशियारी से आपका चित्र बना लाया है। आशा है कि मेरे इस कठिन परिश्रम से आप खुश होंगे। ऐसी चौखाई की बातें दर्पण रईस के सामने रख दिया। धनाढ्य बोला, वाह क्या खूब! यह मुझे आईना क्यों दिखला रहा है? वह चित्र दिखला जिसकी तूने अभी इतनी प्रशंसा की है। चित्रकार ने उत्तर दिया, महाशय जी, यही आपका तद्रूप चित्र है। तब तो रईस के कान खड़े हो गए और वह अपनी ठगी छिपाने के लिए उससे बोला, तुझे मैंने अपना चित्र बनाने को भला कब कहा था? चित्रकार ने कहा, आप बात क्यों पलटते हैं? आपके आर्डर से मैंने बारी बारी 5 चित्र बनाकर दिखलाया, परंतु हर बार आपने नापसंद कर मुझे कोरा लौटा दिया। अब इस बार इतनी कतरव्योत कर बना लाया तो नकारने पर कटिबद्ध हुए हो। यह नहीं होने का। मेरे आपके बीच जो शर्तें पहले निश्चित हो चुकी हैं, उसे पूरी कीजिए। रईस ने देखा कि यह तो अच्छी बला लेकर आया है, इसे मूर्ख बनाकर ठगना चाहिए। वह एकदम नकर गया। 104 अकबर बीरबल विनोद। उस रईस ने अपना आकार बदलकर उसमें अंतर दिखलाया। इसी प्रकार चित्रकार ने क्रमशः 5 चित्र बनाकर तैयार किया, परंतु उसकी धूर्तता के कारण कोई चित्र ही उसके चेहरे से न मिल सका। अंत में चित्रकार को उसकी ठगी पर संदेह हो गया और वह उससे अपना पुरस्कार मांगा। रईस उसे फटकारता हुआ बोला, तू इतना भी समझदारी नहीं रखता। जब मेरे अनुकूल चित्र ही नहीं बना सकता तो फिर पुरस्कार किस बात का लेगा? नाहक इसी विरते पर अपने को चित्रकार बतलाकर लोगों को ठगता है। सीधे यहाँ से चला जा। नहीं तो लिया था। जिस कारण बीरबल संबंधी प्रश्न उपस्थित होने पर वह उसका उचित उत्तर देता। कितने ही लोगों को धोखा हो गया। वे उसे असली बीरबल समझकर बादशाह के पास पहुँचाने आए, परंतु वह रास्ते में ही स्वर्गवासी हो गया। बादशाह उसकी प्रतीक्षा करता रहा। ऐसी और भी कितनी अफवाहें बादशाह के कान तक पहुँचीं, परंतु जब उनकी जांच कराई गई तो सारी बातें अयूठी निकलीं। उसके गुप्तचर सच्ची खबर नहीं देते थे, जिससे कालांतर में उनका भेद खुल गया। बादशाह दूतों के ऐसे विश्वासघात करने पर आग बबूला हो गया और उनको कठिन दंड दिया। खुदा को अक्ल से पहचान करो। बादशाहों की सभा में चित्रकारों के रहने की पुरानी प्रणाली है। अकबर बादशाह के दरबार में भी नियम परंपरा के अनुसार कई चित्रकार विद्यमान थे। उनमें एक सरप्रधान था। वह प्रति चित्र के बनवाई में 5000 पुरस्कार लेता था। एक दिन उस चित्रकार के पास एक बड़ा आदमी आया और बोला, महाशय जी, मुझे भी अपनी चित्र बनवानी है। यदि आप उसे सर्वोत्तम बना सकेंगे तो मैं आपको 15,000 रुपया इनाम दूंगा। चित्रकार सहमत हो गया और दूसरे ही दिन से चित्र बनाना शुरू किया। इस काम के संपादन में उसे कई मास का अरसा लगा। जब चित्र उसकी इच्छानुकूल तैयार हो गया तो उसे लेकर रईस अकबर बीरबल विनोद के पास गया। वह चित्र को लेकर अपने चेहरे से भलीभांति मिलान किया।
उसमें एक स्थान पर ऐब रह गया था। साहूकार ने चित्रकार को उसे दिखलाया। वह विवश होकर दूसरा चित्र बना लाने का वचन देकर खाली हाथ लौट गया और फिर से चित्र बनाना प्रारंभ किया। इस बार पहले से भी अधिक तत्परता से चित्र तैयार किया। उसका विश्वास था कि इस मर्तबा साहूकार को चित्र पसंद आ जाएगा। दूसरे दिन फिर चित्र को लेकर साहूकार के पास पहुंचा और पुरस्कार का दावो हुआ। भले मानस ने चित्र का फिर से मिलान किया, फिर भी उसके गौर में ऐब रह गया था। इसी प्रकार सेठ और कई बार चित्रकार को मूर्ख बनाकर लौटा चुका था। मनुष्य अपनी कामयाबी के लिए बार दो परिश्रम करता है, जब करते दो थक जाता है तो उसकी हिम्मत छूट जाती है और फिर उसके किए वह काम नहीं होता। इसी प्रकार वह चित्रकार भी अपनी नाकामयाबी से हताश हो गया और अपनी अपकीर्ति जन समुदाय में बढ़ने के भय से गंगा में डूब मरने का संकल्प किया। जिस समय गंगा तट पर पहुंचकर वह आत्मविसर्जन का उपाय सोच रहा था, उसी समय हरेच्छा से बीरबल नामी एक ब्राह्मण का दीन लड़का भी वहां उपस्थित था। लड़का चित्रकार के मनोगत भावों को ताड़ गया और उसे हार्स देने के विचार से पूछा, महाशय जी, आप इतना चिंताग्रस्त क्यों दिखाई पड़ते हैं? जान पड़ता है चिंता रूपी सापिन ने आपको डस लिया है। कृपा कर मुझसे अपने दुख का कारण बरकबर बीरबल विना उसका शोक मनाया करता था। बादशाह की उदासी मिटाने के लिए लोगों ने बड़ी बड़ी तरकीबें निकालीं, पर दिल की लगन बुरी होती है। जब उपायों से कार्य सिद्धि न हुई तो करबारियों ने अष्टकौशल कर एक नई युक्ति सोच निकाली और कितने नागरिकों से कानों कान कहलाया कि अभी बीरबल जीवित है। जब इस हैवा से भी बादशाह को संतोष नहीं हुआ तो दूर दूर के शहरों तथा देहातों से बीरबल के जीवित रहने का समाचार आने लगा। लोग कहते थे कि वह लड़ाई से बचकर एक दूसरे शहर में छिप कर बैठा है। एक बार ऐसी घटना घटी कि किसी मनुष्य ने अपने को बीरबल कहकर घोषित किया, परंतु उसका बादशाह से साक्षात न हो सका। वह आते दो बीच मार्ग में स्वर्गवासी हो गया। बादशाह का मंतव्य पूरा नहीं हुआ। जीवन पर्यंत उसे अपने प्रिय मंत्री बीरबल से फिर साक्षात न हो सका। एक गांव सीरी था, उसमें इस घटना के 2-3 वर्ष बाद एक द्विजाति कुलोद्भव ने अपने को बीरबल कहकर घोषित किया और लोगों में इस बात का खूब प्रचार किया कि मैं ही बीरबल हूँ। जब पहानों का युद्ध छिड़ा था तो मैं लड़ाई में आहत होकर एक महात्मा की कृपा से जीता जागता निकल आया। महात्मा ने मेरी बड़ी शुश्रूषा की। जब मैं एकदम चंगा हो गया तो उस साधु से आज्ञा लेकर इस गांव में आ बसा। उस आदमी की सूरत भी बीरबल से बहुत कुछ मिलती जुलती थी। वह बीरबल के जीवनकाल की सारी 18 है। मैं इसके नफ़े में कमी करवाता हूँ और केवल 100 मुहरे ही देना चाहता हूँ। बादशाह ने बीरबल को इशारे से मना किया और उदारतापूर्वक बूढ़े जौहरी को हीरे का मूल्य और 200 मुनाफे की मुहरें खजांची से दिलवा कर विदा किया। वृद्ध की प्रसन्नता बासों उछल पड़ी और मनोमन बीरबल को कोटिशः धन्यवाद देता हुआ अपने घर चला गया। शाम को दरबार से अवकाश पाकर जब बीरबल घर पहुंचा तो जौहरी बूढ़े चाचा को प्रस्तुत पाया। बूढ़ा बीरबल को देखकर प्रसन्नता से रोमांचित हो गया और बोला, आपको और आपकी बुद्धि को धन्य है दीवान साहब। आप जो मुझ सरीखे दोनों पर उपकार कर रहे हैं, उसका फल ईश्वर आपको हाथों हाथ देगा। मुझे विश्वास हो गया है कि इस पृथ्वी मंडल पर आप ऐसा प्रजापालक दूसरा दीवान नहीं है। उसकी ऐसी अनेकों प्रशंसा की बातें सुनकर उसके संतोषार्थ बीरबल ने कहा, चाचा जी, इसमें मेरा क्या उपकार है? यह सब आपको आपकी बुद्धिमानी का प्रतिफल मिला है। बूढ़ा इस पर आवाक हो गया और कोटि कोटि आशीर्वाद देता हुआ अपने घर चला गया। नकली बीरब। जब से बादशाह को बीरबल के मृत्यु का समाचार मिला था, तब से उसके विछोह के कारण बड़ा दलगीर रहता और बराबर बीरबल विनो अपने पास ही रख लिया था। बादशाह को भी बीरबल की बात सच्ची जान पड़ी। खबर नहीं कि आखिरस उसे रखा किस जगह। उसने हीरे का बहुतेरा खोज किया, परंतु जब कहीं हो तब तो मिले वह तो मुख में गलकर पानी हो गया था। लाचार होकर बादशाह बोला, अच्छा बीरबल, बूढ़े व्यापारी से उसका मूल्य निश्चित कर लो, परंतु उससे कोई झकैक न करना। हुक्म मिलते ही बीरबल ने बूढ़े चाचा से हीरे का मूल्य पूछा। वह बोला, दीवान जी,
हीरे का असली मूल्य 2000 मुहरें है और 200 मुहरें मैं नफ़े में लूंगा, बीरबल ने कहा। नहीं, तुम्हें नफ़े में 50 मुहरें ही दी जाएंगी। बूढ़ा दुखित मन से बोला, सरकार, यदि आपको मुनाफे की 200 मोहरें देनी स्वीकार हो तब तो लेवें, नहीं तो कृपा कर मेरा माल मेरे हवाले करें। बीरबल मूल्य मेकमी कराने के लिए उससे बार बार बना वटी माथापच्ची करता रहा। अंत में श्वय लाकर बोला, बुड्ढू, इतनी टिरटिर क्यों करता है? अच्छा 50 मोहरें और ले लेना। परंतु बूढ़े चाचा तो पक्के गुरु के चेला थे, भला वे कब